दोस्तों, आज से ठीक 47 बरस कबल यानी 10 और 11 नवंबर 1974 की दरमियानी शब एक मार्क टू कार लाहौर के इलाके शादमान कॉलोनी में एक घर के बाहर बनी पार्किंग से सड़क पर नमूदार हुई। इस गाड़ी में 4 लोग सवार हैं जो शादमान कॉलोनी से मॉडल टाउन में वाक़ अपने घर की जानिब जा रहे हैं। रात के तकरीबन 12:30 बजे का वक्त हो चुका है और हर तरफ हू का आलम और अंधेरा है। नौजवान अहमद रज़ा कसूरी इस कार को ड्राइव कर रहे हैं, जबकि उनकी बराबर की नशिस्त पर उनके वालिद यानी नवाब मोहम्मद अहमद खां कसूरी बैठे हैं। अकबी नशिस्तों पर अहमद खां कसूरी की अहलिया और साली मौजूद हैं। ये सब लोग शादमान कॉलोनी में तहरीक इस्तकलाल गुजरात के ज़िली सदर बशीर हुसैन शाह की शादी की तकरीब में शिरकत से वापस लौट रहे हैं। नवाब मोहम्मद अहमद खां के लिए आज की तकरीब इस लिहाज से भी ख़ास रही क्योंकि इसमें कव्वाली का एहतमाम भी था। नवाब अहमद खां अगरचे मगरबी तर्ज ज़िंदगी के दिलदादा थे, लेकिन आज उन्होंने कुर्बान हुसैन कवाल से बुल्ले शाह का कलाम मेरा पिया घर आया 2 मरतबा फरमाइश करके सुनी। जैसे ही गाड़ी शादमान कॉलोनी से कुछ फासले पर वाक़ शाह जमाल के गोल चक्कर पर पहुंची तो उस पर 3 अतराफ से मुसल्लह हमला आवर गोलियों की बुछाड़ कर देते हैं। कार में सवार तमाम अफराद इस अचानक हमले और गोलियों की घन गर्ज से सटपटा जाते हैं। कई गोलियां गाड़ी को आकर लगती हैं। अहमद रज़ा कसूरी गाड़ी रोकने की बजाय सर नीचे करके इसे चलाते रहते हैं ताकि इसमें सवार तमाम अफराद को इस जगह से दूर ले जाएं। हमला आवर चलती गाड़ी पर पीछे से गोलियां बरसाते रहे, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ती गई। इसी असना में ड्राइव के साथ फ्रंट सीट पर बैठे मोहम्मद अहमद खां कसूरी गाड़ी चलाने वाले अपने जवान बेटे के कंधे पर आन गिरते हैं। बेटे का हाथ अचानक बाप के जिस्म पर पड़ता है और खून से लाल हो जाता है। के खून से आलूदा हाथ देकर बेटा गम से चलाना शुरू कर देता है। मोहम्मद अहमद खां के सर में गोलियां लग चुकी थीं और वो अपने ही खून में लथपथ हो चुके थे। अकबी नशिस्त पर बैठी परेशान हाल माँ बेटे को तनबीह करती है कि वो अपने हवास पर काबू रखे और गाड़ी फौरन गुलबर्ग में वाक़ यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल ले चले। ड्राइवर कार दौड़ाता हुआ मुसलसल गाड़ी शीशे से पीछे देखता रहा कि हमला आवर उनका ताक़ुब तो नहीं कर रहे। FC कॉलेज का पुल अबूर करके गाड़ी गुलबर्ग में वाक़ उस अस्पताल पहुंच जाती है जिसके मुतालिक माँ ने ताकीद की थी। अस्पताल पहुंचकर नौजवान अहमद रज़ा कसूरी सबसे पहले फ़ोन अपने बड़े भाई को इस वाक़े की इतला देने के लिए करते हैं। दूसरा फ़ोन अस्पताल के सर्जन डॉक्टर को और तीसरा फ़ोन उस वक्त के SSP लाहौर असगर खां को। उस वक्त तकरीबन रात के 12:45 बज चुके हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाते हैं और ऑपरेशन शुरू हो जाता है और इसी दौरान 300-400 पुलिस एहलकारों की ट्रकों में सवार नफरी भी पहुँच जाती है। SSP लाहौर, DIG लाहौर सरदार मोहम्मद अब्दुल वकील खान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी इतला मिलने पर फौरी अस्पताल पहुंच जाते हैं। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ पुलिस एहलकार अहमद रज़ा के पास जाते हैं ताकि इब्तदाई मालूमात लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके। उस वक्त के SHO थाना इछरा अब्दुल हई नियाजी ने FIR के लिए दरख्वास्त लिखना शुरू की। इब्तदाई मालूमात के अंदराज के बाद जब अब बात आपको किस पर शक है कि हुई तो अहमद रज़ा कसूरी ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया। उन्होंने SHO से कहा कि दरअसल ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करवाया है जो इन्हें मरवाना चाहते हैं, ताहम वाला साहब हादसाती तौर पर फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सुनकर SHO के हाथ से पेंसिल नीचे गिर गई और वो चौंक कर कहने लगा कि FIR वज़ीर-ए-आज़म पर दर्ज करवानी है आपने? जवाब मिला जी हाँ। अहमद रज़ा कसूरी बोले क्योंकि वो भुट्टो मुझ पर पहले भी कई हमले करवा चुका है। जब जिम्मेदारी वही है तो फिर पर्चा भी उन्हीं के खिलाफ कटेगा। अहमद रज़ा कसूरी ने उस रात पेश आने वाले वाक़यात को याद करते हुए उस रिपोर्ट के मुसन्निफ शाहिद असलम को दिए गए अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लम्हे बाद मैंने दोबारा इबारत लिखवानी चाहिए तो वो SHO बाहर चला गया। कुछ देर बाद SSP और DIG दोनों आ गए। कहने लगे कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, जिसने नवाब साहब पर हमला किया हो आप सीधा वज़ीर-ए-आज़म का नाम ले रहे हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा चुके हैं, लेकिन कोई नहीं मिला जो ये हमला करवा सकता है, इसलिए FIR का मतन वही होगा जो वो बताएंगे और अगर पुलिस ने ऐसा करने में लैतो लाल से काम लिया तो वो कल सुबह हाई कोर्ट की मदद लेंगे। अहमद रज़ा कसूरी के एक मामू जो कि फ़ौज में ब्रिगेडियर थे वो भी अस्पताल पहुँच चुके थे। पुलिस वालों ने उन्हें भी भेजा ताकि वो कसूरी साहब को समझाएं, लेकिन वो बज़िद रहे कि उनके वालिद पर हमला भुट्टो ने ही करवाया है। तकरीबन सुबह के 3 बज चुके थे और अभी ये बातें चल ही रही थी कि डॉक्टर ने आकर अहमद रज़ा खां को बताया कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बताते हैं कि मैं ये सुनकर फट पड़ा और आपे से बाहर हो गया। पास ही डंडा पड़ा हुआ था, मैंने उठाया और SHO और SSP को जो कि यूनिफॉर्म में था उसकी पीठ पर 3-4 मार दिए। उसके बाद DIG को भी भागते हुए पीछे से एक लात मार दी, वो भी गिरता हुआ पुलिस एहलकारों के पीछे जा छुपा। दोबारा बातचीत के बाद
बिल आखिर पुलिस ने कह दिया कि वो दरख्वास्त लिख कर दें ताकि वो FIR दर्ज करें। तकरीबन रात 3:20 पर अहमद रज़ा कसूरी ने अपने एक हमसाये की मदद से दरख्वास्त तहरीर की और ख़ुद पर हुए माजी के हमलों का जिक्र भी किया और अपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगाया। फिर बिलाखिर इसी साल फरवरी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन्हीं की पार्टी के एक MNA के वालिद के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में एक मुकदमा में नामजद कर दिया गया। मोहम्मद अहमद खां का पोस्टमार्टम डिप्टी सर्जन मेडिको लीगल लाहौर डॉक्टर साबिर अली ने किया। अगली सुबह 11 नवंबर को पुलिस ने जाए वक़ूआ का दौरा किया और गोलियों के 24 खोल इकट्ठे किए और गोल चक्कर पर वाक़ एक घर की दीवार पर भी गोलियों के निशान मिले। कार के मुआयने से भी पता चला कि इसकी ड्राइविंग सीट के पीछे भी कुछ गोलियां फंसी हुई थीं, जिनसे अहमद रज़ा खां भी बार बार बचे थे। हमले में इस्तेमाल होने वाला असला का पता लगाने के लिए गोलियों के खोल इस वक्त के डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर नादिर हुसैन आबदी के हवाले किए गए, जिन्होंने तज्जिये के लिए वो आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी भिजवा दिए। जनरल हेडक्वार्टर ने तज्जिये के बाद बताया कि वो खोल 7 mm के हैं जो चाइना के बने हैं, जिन्हें MLG और SMG राइफल से भी चलाया जा सकता है। इब्तदाई तौर पर तहकीक की निगरानी DSP अब्दुल अहद के स्पुर्द की गई, लेकिन चूँकि वो सन 1975 में फौत हो गए तब स्पेशल ब्रांच के मलक मोहम्मद वारिस को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसके साथ साथ पंजाब पुलिस ने वाक़े की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज शफीउर रहमान पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन तश्कील दिया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को 26 फरवरी 1975 को जमा करवाई, लेकिन वो रिपोर्ट आम न की जा सकी। अक्टूबर 1975 में तहकीकाती अफसर मलक मोहम्मद वारिस की सिफारिशात पर केस ये कहकर दाखिल दफ्तर कर दिया गया कि मुलजमान का सराग नहीं लगाया जा सका। जैसे ही 5 जुलाई 1977 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया गया, तब से इस केस पर तनाज़ात की वो गर्द पड़नी शुरू हुई जो आज तक छटने का नाम ही नहीं ले रही, और वो तनाज़ात मुल्क की सियासी, कानूनी और अदालती तारीख का आज भी एक असेर की तरह पीछा करते दिखाई देते हैं। 11 नवंबर की तारीख रात को होने वाली कत्ल की इस वारदात के असर मुहरकात पर कभी रोशनी नहीं पड़ेगी, ये सवाल आज भी जवाब का मुंतज़िर है। मार्शल लॉ के नफाज के फ़ौरन बाद वफाकी हुकूमत ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई हुई पैरामिलिट्री फोर्स यानी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मुबैना सियासी कत्ल और अगवा जैसे संगीन मामलात की तफ्तीश FIA के हवाले की। मार्च 1975 में तहरीक इस्तक़लाल पार्टी के चेयरमैन रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खां पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर होने वाले बम हमले की तहकीकात के दौरान FIA के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खालिक को शक हुआ कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ही नवाब मोहम्मद अहमद खां के कत्ल में मुलव्वस हो सकती है, और इसी शक की बुनियाद पर 24 और 25 जुलाई 1977 को यानी मार्शल लॉ के ठीक 20 दिन बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सब इंस्पेक्टर अरशद इकबाल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राना इफ्तिखार अहमद से इस केस के मुतालिक तफ्तीश हुई और दोनों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 26 जुलाई 1977 को मजिस्ट्रेट ज़ुल्फ़िकार अली तूर के सामने ये दोनों एहलकार अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस मियां मोहम्मद अब्बास और इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और सब मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं। इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन भी मुलजमान में शामिल थे, लेकिन बाद में वो वादा माफ गुआ बन गए। मसूद महमूद, जिन्हें मार्शल लॉ के नफाज के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, वो भी कैद के 2 माह बाद भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गुआ बन गए, जिसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इस केस में 3 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। भुट्टो की गिरफ्तारी के 10 रोज़ बाद जस्टिस KMA समदानी ने भुट्टो को जमानत पर रिहा कर दिया, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर जस्टिस समदानी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया और 3 दिन बाद भुट्टो को दोबारा इसी केस में मार्शल लॉ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात हुए और मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिनका ताल्लुक जनरल ज़ियाउल हक के आबाई शहर जालंधर से था। मौलवी मुश्ताक सन 1965 में जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे तो उनके सेक्रेटरी ख़ारजा के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे। 11 सितंबर 1977 को केस का नामुकम्मल चालान मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवाया गया और 13 सितंबर को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए मुंतकिल कर दिया गया। केस का हतमी चालान 18 सितंबर को हाई कोर्ट में दाखिल करवाया दिया जाता है, जिसके बाद केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होता है, जिसमें इस्तगासा ने 41 गवाहान को पेश किया। यह मुल्क की अदालती तारीख का गालिबन वाहिद केस है जिसमें हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई। दौरान ट्रायल मियां मोहम्मद अब्बास अपने एतराफ़ी बयान से ये कहते हुए मुकर गए कि उनका पहला बयान मजिस्ट्रेट के सामने दबाव के तहत लिया गया था। उन्होंने बयान दिया कि इसे ऐसी किसी साजिश का इल्म नहीं और ना ही उन्होंने वादा माफ हुआ गुलाम हुसैन या फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के किसी भी एहलकार को इस मकसद के लिए कोई असलाह मुहैया करने की हिदायत दी थी। गुलाम मुस्तफ़ा, अरशद इकबाल और राना इफ्तिखार अहमद ने अपने एतराफ़ी जुर्म पे कायम रहे
कि उन्होंने इस रात हमला अपने सीनियर्स गुलाम हुसैन और मोहम्मद अब्बास के कहने पर किया था, जिससे अहमद रज़ा कसूरी के वालिद की 2 मार्च 1978 को ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और 18 मार्च को केस का फैसला सुना दिया जाता है, जिसमें हाई कोर्ट के 5 जजों ने अपने फैसले में करार दिया कि शाहिद की मौजूदगी में यह बात साबित होती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डायरेक्टर जनरल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स मसूद महमूद के साथ मिलकर अहमद रज़ा कसूरी को कत्ल करने की साजिश की थी और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हमले के नतीजे में ही उनके वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी मारे गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस केस में मौत की सज़ा सुनाई गई। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुलजमान ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया, जहां पर 9 जजेस थे। एक जज जुलाई 1978 में रिटायर्ड हो गए, जबकि एक बीमारी की वजह से रुखसत पर भेज दिए गए। बाकी 7 जजेस ने फरवरी 1989 को अपील पर फैसला सुना दिया। 7 में से 4 जजेस ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जबकि 3 ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इल्ज़ाम से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अपील मुस्तरद होने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1989 को तख्तादार पर लटका दिया गया। अहमद रज़ा कसूरी ने बताया कि जब 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगा तो उन्होंने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा करवाई कि केस में चूंकि ताकतवर लोग मुलव्वस हैं, इसलिए सेशन जज शायद सही ट्रायल ना कर पाए, इसलिए हाई कोर्ट बहैसियत ट्रायल कोर्ट इस केस का ट्रायल खुद करे। उन्होंने कहा कि इनकी दरख्वास्त पर अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल राशिद अजीज़ खान, जो बाद में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, को तलब किया। वो पेश हुए और 2 हफ्ते का वक्त मांगा कि मैं हुकूमत से पूछ कर बताता हूँ कि क्या करना है। 2 हफ्ते बाद उन्होंने हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच को बताया कि हुकूमत इस केस का चालान लेकर आ रही है और इस केस को शुरू किया जा रहा है। अहमद रज़ा कसूरी के मुताबिक प्राइवेट पार्टी के लिए इतना बड़ा केस चलाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपने वकील से कहा कि इस केस को हुकूमत के चालान के साथ नत्थी करवा दी है। वो इस बात की तरदीद करते हैं कि इस केस को दोबारा खोलने और पैरवी करने के लिए इन्हें इस वक्त की फौजी क़यादत ने कहा था। ताहम वो ये ज़रूर कहते हैं कि मार्शल लॉ लगने के बाद ये केस दोबारा खुला तो उस वक्त की मार्शल लॉ हुकूमत इस केस में फ्रीक बन गई थी। मार्शल लॉ के नफाज तक केस की सुस्त रवि के मुतालिक उन्होंने कहा कि भुट्टो उस वक्त एक ताकतवर वज़ीर आज़म थे और उनके होते हुए तफ्तीश कहाँ होनी थी, इसलिए जो ही वो मंजर से हटे मैंने भी अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मामला सुलझाने की कोशिश की? उसके बावजूद मोहम्मद अहमद खान कसूरी बताते हैं कि उन्होंने सन 1976 में अपनी अहलिया नुसरत भुट्टो को इनके घर भेजा था। मैंने इन्हें बड़ी इज्जत दी थी और कहा था कि वो मेरी बहनों की तरह हैं और यकीन दिलाया था कि वो माजी के मामलात को दोबारा जायज़ा लेंगी। ताहम उन्होंने केस वापस नहीं लिया। उन्होंने मजीद बताया कि 7 जनवरी 1977 को जिस रोज़ नए इलेक्शन करवाने के लिए भुट्टो ने असम्बली तोड़ी थी तो उस वक्त उन्होंने FIR वापस लेने के लिए आखिरी बार इन्हें कहा था। भुट्टो ने कागज़ पर लिखी तहरीर मुझे दी और कहा कि साइन कर दो। उस पर लिखा था कि मैंने अपने वालिद के कत्ल के इल्ज़ाम में भुट्टो का नाम सियासी मुखालफिन के कहने पर डलवाया था। अब चूंकि हकीकत खुल चुकी है इसलिए मैं इसे वापस लेता हूँ। मैंने कहा कि सर मैं इस बयान पर दस्तखत कर देता हूँ, लेकिन जब यह खबर छप गई तो इससे मेरा इमेज बुरी तरह मुतासर होगा। बरादरी वाले भी सवालात करेंगे कि तुमने क्या जलालत की, अवाम की फ़िक्र नहीं की, क्या कहेंगे, लेकिन अपनी बरादरी की फ़िक्र है कि इन्हें क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। अहमद रज़ा कसूरी के मुताबिक भुट्टो अपनी अना में मारे गए। उन्होंने सोचा होगा कि अगर वो अहमद रज़ा कसूरी के घर गए और माफ़ी मांगी तो उससे उनकी शान कम हो जाएगी। भुट्टो अगर घर आ जाता और बात करता तो मामला और हो सकता था, क्योंकि हादसा होते भी हैं लेकिन बातचीत भी होती है। लेकिन भुट्टो कभी भी इस घर से मेरे पास नहीं आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन चौधरी मंजूर ने कहते हैं कि 11 नवंबर तक बदकिस्मत हादसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालती तरीका ये पहला केस था जिसका ट्रायल हाई कोर्ट में हुआ, जहां बाकायदा विटनेस बॉक्स बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि कत्ल के केसों का ट्रायल हमेशा सेशन कोर्ट में होता है, लेकिन इस केस का ट्रायल हाई कोर्ट में हुआ जहां भुट्टो साहब की अपील आना थी, लेकिन वो अपील का मरहला ही खा गए। चौधरी मंजूर ने दावा किया कि जज मौलवी मुश्ताक ने बाद में ये बयान दिया था कि ये फैसला उन्होंने गुस्से में दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और उस बेंच के मेंबर नसीम हसन शाह ने अपनी किताब और टीवी इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया था कि हम हाई कोर्ट ने यह फैसला दबाव में दिया था। सुप्रीम कोर्ट में फैसले की अपील के मुतालिक उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त 9 जजेस थे, एक रिटायर्ड हो गए, एक बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर भेज दिया गया और ये सुप्रीम कोर्ट के 3 के मुकाबले में 4 जजेस का फैसला था। 4 जजेस ने सजाए मौत को बरकरार रखा, जबकि 3 जजेस ने भुट्टो साहब को बरी कर दिया था। इस तरह के मुल्क से फैसले पर सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी। चौधरी मंजूर के मुताबिक अहमद रज़ा कसूरी और भुट्टो साहब के दरमियान सुलह हो चुकी थी, मगर दोबारा झगड़ा तब हुआ जब सन 1977 में इन्हें टिकट नहीं मिला। अहमद रज़ा खान की खानदानी लड़ाइयाँ बहुत थीं, झगड़े थे और हो सकता है इन पर वो हमला उनके किसी मुखालफ ने ही करवाया हो।
चौधरी मंजूर ने बताया कि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 109 के तहत आज तक किसी बंदे को सजा मौत की सजा नहीं दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि मसूद महमूद को वादा माफ गवाह बनाना पड़ा और वादा माफ गवाह जैसे केसों में कानूनी तौर पर ऐसी सजा नहीं दी जा सकती थी। वो कहते हैं कि भुट्टो साहब मिजाज के सख्त जरूर थे और अपने सियासी मुखालफिन को ललकारते भी थे, लेकिन बंदे मरने या मरवाने जैसी बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर भुट्टो साहब इस तरह के सियासतदान होते थे तो उन पर कितने ऐसे केसेस उनके आबाई इलाके में भी दर्ज होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चौधरी मंजूर ने कहा कि इस केस का जायजा लिया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में बड़े सदारती रेफरेंस पर फैसला आना चाहिए ताकि इस केस में पड़ी तनाज़ात की धूल छट सके। देखें, भुट्टो साहब ने तो वापस नहीं आना, लेकिन हकायक की दुरुस्तगी के लिए इस रेफरेंस पर फैसला आना चाहिए ताकि भुट्टो साहब के दामन पर लगा ये इल्ज़ाम धुल सके। हाफिज नूर मोहम्मद कसूरी, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार में उनके मशीर भी रहे, कहते हैं कि कत्ल से चंद रोज़ कबल वो और सरदार अहमद खान शिजान में बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे एक कार्ड दिखाया कि भुट्टो साहब ने ईद कार्ड भिजवाया है जिस पर भुट्टो साहब के दस्तखत भी थे, जिससे जाहिर होता है कि दोनों घरानों में बड़ा मोहब्बत और इज्जत वाला रिश्ता था। उन्होंने कहा कि इनकी अहमद रजा कसूरी से मुलाकात सन 1969 में कमरा नंबर 63 फ्लैट्स होटल लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौजूदगी में हुई थी और वो काफ़ी अरसा साथ भी रहे, इसलिए वो जानते हैं कि अहमद रजा कसूरी को बहुत शौक था मशहूर होने का और वो समझते थे कि भुट्टो जैसे कद आवर बंदे पर अगर तनकीद करेंगे तो उनकी खबरें भी छपेंगी और वो मशहूर भी होंगे। वो बताते हैं कि भुट्टो और अहमद रजा कसूरी की असल में लड़ाई तब शुरू हुई जब सन 1970 के इलेक्शन के बाद जनरल याहिया ने असम्बली का इजलास बुलाया। सब दोस्त अहमद रजा कसूरी को लाहौर रेलवे स्टेशन पर तेज़ गाम में बिठाने के लिए गए, जहां अहमद रजा कसूरी ने इन्हें कहा कि वो इजलास में शिरकत के लिए ढाका नहीं जा रहे बल्कि कराची अपने खालू जमीलुद्दीन आली के पास जा रहे हैं। उन्होंने अपने दोस्तों को ताकीद की कि वो ये बात पार्टी के लोगों को बता दें। मैं उनके घर ही ठहरूंगा, अगर पार्टी ने फैसला किया तो जाऊंगा वरना इधर ही ठहरूंगा। जाते ही वो मुझे बाकायदा जमीलुद्दीन आली के घर का नंबर भी दे गए थे। उन्होंने कहा कि वो 2-3 रोज़ बाद जब पंजाब एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ तो वहाँ भी ये बात हुई कि अहमद रजा कसूरी ढाका इजलास के लिए नहीं गए। उन्होंने कहा कि चूंकि वो पीपल्स पार्टी कसूर के जनरल सेक्रेटरी और अहमद रजा सदर थे, इसलिए उनका अहमद रजा के घर बहुत ज़्यादा आना जाना था और उन्होंने जनरल याहिया के भाई आगा मोहम्मद अली खां को, जो उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह थे, से मिलने के लिए उनके मॉडल टाउन वाले घर में कई चक्कर लगाए थे, जिसके बाद ही अहमद रजा ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। हाफिज नूर मोहम्मद के दावा के मुताबिक अहमद रजा कसूरी को इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में घर और मार्क 2 गाड़ी का परमिट भी भुट्टो साहब ने ही दिया था। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी ने इस मामले पर बात करते हुए बताया कि 11 नवंबर 1974 का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के एतबार से एक बड़ा अफसोसनाक दिन था। आरिफ निज़ामी के बकौल भुट्टो साहब के इर्द गिर्द काफ़ी लोग थे जो ये काम करवा सकते थे। मैं ये नहीं कह सकता कि अहमद रजा कसूरी के वालिद को मारना ही मकसद था या वो हादसाती तौर पर मारे गए, लेकिन लगता कि इस हमले की मनसूबाबंदी तो थी। उनका मजीद कहना था कि भुट्टो साहब में खूबियाँ भी बहुत थी और खामियाँ भी, क्योंकि उनका रवैया एक फ्यूडल लॉर्ड वाला था जो अपने मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं करते थे। अहमद रजा कसूरी चूँकि भुट्टो साहब के बदतरीन मुखालफ थे और वो इन पर ज़ाती किस्म की नुक्ताचीनी और तनकीद भी करते थे, ये सब भुट्टो को पसंद नहीं था। एक सवाल के जवाब में आरिफ निज़ामी का कहना था कि भुट्टो साहब ने अहमद रजा कसूरी के वालिद को मरवाया या नहीं, लेकिन मार्शल्ला के दौर में इस केस को भुट्टो साहब को मरवाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने भुट्टो साहब की सज़ा के खिलाफ अपील रद्द की थी, और वो भी अपनी वफात से कबल ये इकरार कर चुके थे कि इस फैसले के हवाले से उस वक्त की फ़ौजी क़यादत का दबाव था, इसलिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए सुप्रीम कोर्ट में उस केस के हवाले से पड़े हुए रेफरेंस का जायज़ा लिया जाना चाहिए ताकि अगर माजी में कहीं कोई गलती कोताही हुई हो तो उसे दुरुस्त किया जा सके। नाज़रीन, ये इतनी लंबी वीडियो है लेकिन बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ज़्यादा मालूमात वाली है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।